सहारा समूह का जो पतन हुआ, उसका कारण तो यही था कि उन्होंने जो उनका बिज़नेस था, लोग कहते थे कि एक तरह का पोंजी स्कीम था। मतलब एक हाथ से वो पैसे लेते थे और दूसरे हाथ से वो पैसे लौटा देते थे। तो जब पैसे का इनफ्लो यानी जब आवक रुक गई, तो जावक रुक गई, और जब जावक रुक गई तो बिज़नेस कोलैप्स कर गया। लेकिन ये तो एक बहुत सरल या बहुत एक आसान इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अगर मैं दो पहलुओं की बात करूं, तो 2013 में सुब्रत राय, जो खुद को सहारा श्री कहते थे, उन्होंने ये कहा था कि मैंने सोनिया गांधी का जो विरोध किया वो मेरे पतन का कारण बना। तो सोनिया गांधी का विरोध क्या था? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, सबको लग रहा था कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, बल्कि बहुमत से बीजेपी बहुत दूर रह गई। और तब ये बात चली कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी। तो उस समय सुब्रत राय ने एक पब्लिकली बयान और अपील जारी की थी, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी इतालवी मूल की है और उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब ये मुद्दा अलग है कि सोनिया गांधी ने उस समय वो पद ठुकरा दिया था, लेकिन सुब्रत राय का ये कहना था कि ये बयान जो है उनके पतन का कारण बना। अब अगर आप इसके आगे के इवेंट्स देखते हैं, जो 2004 में उन्होंने बयान दिया और अगले 10 सालों में जो उनके साथ हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो हुई वो वैधानिक थी, मतलब उसमें कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ। लेकिन जब से यूपीए की सरकार बनी, उसके बाद में जो संस्थाएं थी, जो रेगुलेटर फाइनेंशियल मार्केट्स के थे, जैसे रिजर्व बैंक है, जैसे सेबी है, तो इन रेगुलेटर्स ने पेच कस दिए, और 2013 आते आते जो जब बयान आया सहारा श्री का, इनका धंधा लगभग बैठ गया। तो ये कुल मिलाकर इनके पतन का कारण बना। जो सहारा कंपनी थी, रिजर्व बैंक ने उसको एक अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, जैसे एक बैंक होती है, एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, और एक तीसरी श्रेणी थी RMBC, यानी रेजिडुअल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एक बहुत मशहूर कंपनी है कलकत्ता की पहले, पियरलेस, वो भी यही काम करती थी जो सहारा करती थी। तो ये जो कंपनियां होती थी, इनको जो भी ये डिपॉजिट लेते थे लोगों से, उसका अगर 100 रुपया लिया तो उनको 80 रुपया सरकार के बॉन्ड में लगाने पड़ते थे ताकि वो सुरक्षित रहे डिपॉजिट। 20 रुपया जो था वो जब चाहे जहाँ चाहे वो लगा लें। और ये जो लाखों करोड़ों का डिपॉजिट लिया सहारा ने, तो ये जो 20 रुपया होता था जो हर 100 रुपये का, वो 20 रुपया सहारा ने अलग अलग धंधे में लगाया। एयरलाइन खोल ली, टीवी चैनल खोल लिए, मीडिया खोल लिया। तो वो जो 20 रुपया मिलता था उसको उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में खर्चा किया। अब जब 2008 आते आते रिजर्व बैंक ने ये कहा कि भाई ये जो 20 रुपया भी आप लगा रहे हो, तो धीरे धीरे करके 2015 तक आप इसको धंधा बंद कीजिए ये वाला, और ये जो लिमिट है उसकी भी एक अवधि बना दी कि हर साल जो है, मतलब आपको पूरे 100 रुपये जो है वो सरकार के पैसे में लगाने पड़ेंगे। तो जब ये जो हमने शुरुआत में बात कही कि जब सहारा के पास आवक रुक गई, क्योंकि जो पैसे 20 रुपये उसके पास बचते थे, रिजर्व बैंक ने कह दिया कि नहीं, पूरे 100 रुपये आप सरकारी बॉन्ड में ही लगाइए। तो जो एक लिक्विड होता था उनके पास, जो कैश होता था, वो आना रुक गया, और वहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। अब इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है। जब रिजर्व बैंक ने पेच कस दिए, तो सहारा ने एक और रास्ता निकाला, आप चोर रास्ता कह सकते हैं उसको, कि शेयर बाज़ार से उन्होंने जो उनकी रियल एस्टेट कंपनीज थी उनके नाम पर उन्होंने पैसे उगा लिए। और जैसे भी आपको पता ही है कि जब शेयर बाज़ार से कोई पैसे उगाता है तो उसको, जो उसका रेगुलेटर है सेबी, उससे उसको अनुमति लेनी पड़ती है। सहारा ने वो अनुमति ली नहीं, तो सेबी चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और 2012 में आते आते इसको पूरा
जो ये रिजर्व बैंक ने पहले आरएनबीसी को कसा, और ये जो करीब 15,000 करोड़ रुपये शेयर बाजार के नाम पर उठाए गए थे, वो पैसे भी जब्त हो गए। तो कुल मिला के जो सहारा के पैसे हैं, अगर 2004 से लेके 2013 तक देखें या 14 तक देखें, वो सारे पैसे ब्लॉक हो गए, और यही इनके पतन का कारण बना। सहारा ने कितना पैसा लोगों का ले रखा है, इस पर कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो संसद में आंकड़ा सरकार ने दिया था वो ये था कि करीब 13 करोड़ लोगों के 1 लाख करोड़ रुपये लगे हुए हैं, अलग अलग, जैसे मैंने कहा, कुछ शेयर बाजार से लगे हैं, कुछ डिपॉजिट से लगे हुए हैं, तो इतनी रकम लगी हुई है। तो ये जो नया फंड की बात हो रही है सरकार की, कि जो सहकारिता मंत्रालय ने जो लागू किया है, तो कुल मिला के लोगों के पैसे लौटने के दो जरिए हैं। एक तो जो मैंने आपको कहा था कि जो सेबी ने पैसे जब्त कर लिए थे, जो उन्होंने शेयर बाजार से उठाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैसे लौटाए जाए सारे निवेशकों को। तो वो उस अकाउंट में अब करीब करीब 25,000 करोड़ रुपये ब्याज व्याज जोड़ के हो चुके हैं। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपया, अब इसको लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अब तक जो वसूल, मतलब जो लोग लेने आए हैं, वो मात्र कुछ 75,000 लोग आए हैं, और वो पैसा सिर्फ 138 करोड़ रुपया गया है उसमें से। मतलब अगर 10 साल भी बीत गए, अगर वो रकम उस समय 15 करोड़ रुपये जमा, 1,000 करोड़ रुपया जमा की गई थी, लेकिन लेने आए सिर्फ 138 करोड़ रुपया, बाकी पैसा अभी भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ था। तो ये जो पैसा ब्याज व्याज जोड़ के अब लगभग 25,000 करोड़ का हो गया। तो जो केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई ये इतने पैसे पड़े हुए हैं, और सहारा ने एक और जो तरीका था, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए उन्होंने जो रकम ली हुई है या आरएनबीसी के ज़रिए ली हुई है, वो हम लौटा देते हैं। तो कोर्ट ने उन 25,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपया सरकार को दे दिया कि ठीक है, आप जो डिपॉजिट, जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को पैसा दे दीजिए। तो जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की थी अगस्त में, उसके मुताबिक 33 लाख लोग जो हैं, उन्होंने पंजीकरण कराया है पैसे लेने के लिए। यहाँ भी ध्यान रहे कि यहाँ भी जो संख्या है वो करोड़ों में है, लेकिन से जो अगस्त में सिर्फ 33 लाख लोग आए थे। तो ये जो लोग हैं, इनको ये जो कोऑपरेटिव रजिस्टर सोसाइटी जो है, ये 10-10 हज़ार रुपये ही मिलेंगे प्रति व्यक्ति, जो प्रति डिपॉजिटर है। तो ये पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे हमने वहाँ देखा कि 138 करोड़ रुपया वापस किया गया है अब तक 10 सालों में लगभग। तो यहाँ पर भी बावजूद इसके कि आंकड़े अलग अलग है कि भाई 4 करोड़ है या 10 करोड़ है, आए सिर्फ 33 लाख लोग ही आए हैं सामने पैसा क्लेम करने के लिए। बात यह है, उत्तराधिकारी तब होता है जब उसको कुछ मिल रहा हो, मतलब उसको कोई विरासत में कोई चीज़ मिल रही हो। तो यहाँ विरासत में तो क्रिमिनल केसेस हैं, या यहाँ पर जो है देनदारी है। तो आज ही मेरी उनकी किसी करीबी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में सुब्रत राय पर, सहारा श्री पर 1400 केसेस लगाए गए हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्रिमिनल केसेस, मतलब पैसे नहीं देने के लिए। तो ये अगर उनकी कुल संपत्ति है या जो पूरे केसेस हैं, तो ये उसमें विरासत कुछ है नहीं, मतलब उत्तराधिकार में लेने के लिए कुछ है नहीं अगर आप देखने जाएंगे तो, सिवाय क्रिमिनल केसेस के या सिवाय देनदारी के। तो जो मुझे बताया गया कि भले ही लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि उनके बेटे अंतिम संस्कार में नहीं आए, जो मुझे बताया गया कि 4 नवंबर के आसपास डॉक्टरों ने सहारा श्री को बता दिया था कि उनके पास 10 दिन है लगभग। तो उन्होंने अपने बेटों को कहा था कि तुम लोग मत आना यहाँ पर। ये परिवार के करीबियों का वर्जन है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं, उनका एक बेटा लंदन में रहता है, एक दुबई में रहता है, तो इस कारण नहीं आए। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला है नहीं अभी, सिर्फ मुझे बताया गया कि एक कोई जांच चल रही है,
फाइनेंशियल फ्रॉड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक जांच चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी वो कई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे कि मान लीजिए यहाँ आ गए और जो जो देनदारी या जो क्रिमिनल केसेस उनके पिताजी पे लगे हुए हैं वो कहीं उन पर ट्रांसफर ना हो जाए। तो शायद ये भी एक कारण है कि उनको आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप उत्तराधिकारी बनाते हो तो जो देनदारी है वो भी आपकी हो जाएगी। अभी जैसा कि सेबी की जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि भाई सहारा एक कंपनी है और व्यक्ति के जाने से कंपनी की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, तो वो लाइबिलिटी कंपनी पर रहेगी और केस चलता रहेगा।